जय हिंद दोस्तों, लीड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट का जो सीरीज चला रहे हैं, इसमें 6 क्लास का पॉलिटी अभी चल रहा था और आज हम तीसरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम चौथा चैप्टर पर चलेंगे और चौथा चैप्टर में लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व क्या क्या है। तो जो भी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और आज चैप्टर यह चौथा चलेगा, तो जाके सारे वीडियो को देख सकते हैं। बहुत कम समय में यह पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व क्या है। तो हम आपको लोकतंत्र के बारे में समझाए थे कि जो भी सरकार का प्रकार है, 2 प्रकार का होता। एक होता है लोकतंत्र और एक होता है राजतंत्र। याद रखिएगा, लोकतंत्र में जो है जनता द्वारा चुना जाता है सरकार को, और राजतंत्र में राजा खुद या अपना खुद राजा होता, यानी कि राजा जो भी काम करेगा वह जनता का उसका जो है यह उसके बारे में बताना नहीं पड़ेगा, जो मन करेगा वह राजतंत्र करेगा। लेकिन जो है यह लोकसभा यानी कि जो भी लोकतंत्र है, यहाँ पर क्या होता है, जनता के प्रति जवाबदेह होता है। चूँकि हर एक 5 साल के लिए सरकार चुना जाता और 5 साल के बाद अगर सरकार ठीक से काम नहीं करता तो फिर उसको सत्ता से हटाने का अधिकार, शक्ति और वह सिर्फ किसके पास होती है, जनता के पास। तो यहाँ पर देखेंगे दक्षिण अफ्रीका भी यह लोकतंत्र पहले नहीं था, यहाँ पर रंग भेद कानून था। तो रंग भेद से आप क्या समझते हैं? याद रखिएगा, रंग भेद का मतलब ही होता है यह त्वचा यानी कि चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव। कोई लोग होंगे काले, कोई लोग होंगे गोरे। तो इस प्रकार से जो चमड़ी के आधार पर यह जो है चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करते हैं, उसी को रंग भेद यह कानून कहा जाता है। इसको उन्मूलन के लिए कुछ कानून बनाया गया। अब देखिएगा करें कि जो दक्षिण अफ्रीका, सबसे पहले तो यह जैसे अफ्रीका महाद्वीप है आपका, तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणी पार्ट में दक्षिण अफ्रीका पड़ता। दक्षिण अफ्रीका, तो याद रखिएगा यह इक्वेटर के बिल्कुल नज़दीक है। इस कारण से यहाँ के लोग क्या होता, यह काले होता। चूँकि बताए थे जब अपना प्यारा भारत की हम बात किए थे, जैसे कि यह अपना प्यारा भारत है, यह अपना प्यारा भारत है। तो इस प्रकार से जो अपना भारत में ही देखे कि जो दक्षिण केरल का लोग था और जो लद्दाख का लोग था, दोनों के चमड़ी में अंतर था। यहाँ के लोग कुछ गोरे थे और यहाँ के लोग जो है श्यामले थे, यानी कि पूरा काला तो नहीं कह सकते, लेकिन इसके अपेक्षा में काले लोग थे। उसी प्रकार से यह ब्रिटेन के अपेक्षा में बात करेंगे तो दक्षिण अफ्रीका का जो यह सेंटर पर आपके इक्वेटर के पास पड़ता, चूँकि वहाँ धूप बहुत लगता और इस कारण से लोग वहाँ के क्या होते, काले। तो इस आधार पर यानी कि त्वचा के रंग के आधार पर जो भेदभाव किया जाता उसको रंग भेद कहा जाता। अब दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद कानून के अनुसार क्या क्या प्रावधान था, तो याद रखिएगा जो यह पहला जो था, श्वेत और अश्वेत भारतीय और अन्य प्रजाति को एक दूसरे के साथ संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी। दूसरा था, विभिन्न प्रजाति के लोग न एक दूसरे के आसपास रह सकते थे और न ही आम सुविधा का लाभ भी उठा सकते थे। अब आम सुविधा के लाभ जैसे आपका अस्पताल हो गया, आपका बस सेवा हो गया, ट्रेन सेवा हो गया, ये सारे कुछ अलग अलग थे। गोरे के लिए अलग था, काले के लिए अलग था। श्वेत और अश्वेत के अस्पताल भी अलग अलग थे और श्वेत और अश्वेत के रेल बस भी अलग अलग थे। याद रखिएगा, यहाँ तक कि बस स्टैंड भी लोग का अलग अलग हुआ करता था और अश्वेत लोग को वोट देने की भी इजाज़त नहीं थी। देश के सबसे अच्छी ज़मीन जहाँ पर उपजाऊ ज़मीन होता था, तो उपजाऊ ज़मीन यह किसके हिस्से में था, यह श्वेत लोगों के यह आरक्षित किया गया था उपजाऊ ज़मीन। और यह गांव का जो सबसे घटिया ज़मीन होता था वह होता था अश्वेत लोगों के लिए, यहाँ पर उपज नहीं होता था। अब याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका का एक शहर पड़ता है यह, जिसका नाम है, जैसे आपका अफ्रीका महाद्वीप है, तो यह अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण अफ्रीका में, यह दक्षिण अफ्रीका में एक शहर पड़ता सोवेटो। सोवेटो शहर यह दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पश्चिम हिस्से में है और यह कराई कि यह जो जगह था यह सिर्फ यहाँ अश्वेत लोग रहते थे। सोवेटो में श्वेत लोग अफ्रीकन्स भाषा, अब यहाँ पर कभी कभी अगर श्वेत लोग जाते थे तो यह अफ्रीकांस भाषा बोलते थे, जबकि अश्वेत लोग को यह जो है अश्वेत लोग की अगर हम बात करेंगे तो अश्वेत लोग यहाँ पर कौन सा भाषा बोलता था, तो जूलू।
याद रखिएगा, जुलू भाषा वहाँ बोलते थे। तो यह अधिकारी सब जो था वह चाहता था गोरे लोग कि यह काले लोग भी जो है, अश्वेत लोग भी जो है यह क्या बोले, या अफ्रीकांस भाषा बोले। तो इसी में क्या हो गया, विवाद छिड़ गया, और विवाद होने के बाद काफ़ी संघर्ष हुआ। उसी में एक व्यक्ति था जिसका नाम था पीटर, यह इसका नाम था क्या, यह पीटर। याद रखिएगा, यह हेक्टर पीटरसन नाम था। हेक्टर पीटरसन को इसी क्रम में, भाषा के विरोध के क्रम में, यह जो दक्षिण अफ्रीका का पुलिस था उन्होंने 16 जून यह 1976 को भीड़ पर गोली चला दिया, और इसके बाद जो है यह हेक्टर पीटरसन का क्या हो गया, मृत्यु हो गया। अब ऐसा नहीं कि मृत्यु हो गया था, अब कोई विद्रोह नहीं करेगा, विद्रोह जारी रहा। फिर अफ्रीका का एक राष्ट्रीय नेता आया जिसका नाम था नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला नाम था, और नेल्सन मंडेला की अगर हम बात करेंगे तो यह रंग भेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक यह संघर्ष किया, और अंततः 1994 में इसको सफलता मिला, और 1994 में ही दक्षिण अफ्रीका को एक लोकतांत्रिक देश बन गया। अब हम देखते हैं कि लोकतंत्र में लोग भागीदार कैसे लेते हैं, लोकतंत्र में लोग भागीदारी कैसे लेते हैं। अब देखिएगा, एक तो पहली बात कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की ज़रूरतों और मांगे को ध्यान में रखेंगे। जो भी प्रतिनिधि आपने चुनकर भेजा, वह प्रतिनिधि अगर कोई कानून बनाती तो वह कानून को यह ध्यान में रखा जाता कि लोगों की ज़रूरत और मांग क्या है, उस हिसाब से कानून बनाया जाता। सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो, इसलिए सरकार ने एक निश्चित समय के लिए चुना जाता। अब देखते हैं कि यह सरकार 5 साल के लिए ही क्यों चुना जाता। तो भागीदारी का मतलब हो गया कि जो नया पीढ़ी के लोग हैं उसको भी तो यह राइट है कि वह अपना सरकार अपना खुद चुने। अब मान लीजिए किसी का उम्र है, यह एक व्यक्ति इसका उम्र है 14 साल, अगर हम सरकार 20 साल के लिए बना देते तो यह कितना दिन तक वंचित रह जाता। इसी वजह से सरकार ने कहा कि जो बालक है वह 5-5 साल के लिए अगर हम टेन्योर फिक्स करते हैं, तब 5 साल के बाद जिसका उम्र 14 साल था, 15 साल था, 16 साल था, 17 साल था, वह सारा जो है चुनाव में अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं। यानी तब ना लोकतंत्र की भागीदारी हुआ। अगर एक साल के लिए चुनाव करवाते तो लोग चुनाव में ही सब दिन परेशान रहते, फिर आपका यह आगे की विकास के बारे में सोचते ही नहीं। इसीलिए से इसका टेन्योर जो चुना है भारत में 5 साल के लिए, ठीक है। अब भारत में एक बार चुनने के बाद सरकार कितना वर्ष तक रहता है, 5 वर्षों तक। चुनाव का समय लोगों के लिए वह घड़ी होता जब लोकतंत्र यह अपनी ताकत को महसूस करता। याद रखिएगा, चुनाव ही एक ऐसा सिस्टम है जहां पर चाहे वह गरीब लोग हो चाहे अमीर लोग हो, सबका मूल्य क्या होता है, एक समान होता। यानी कि जितना वोट एक रिक्शा चलाने वाले के उसका मत मूल्य होगा, उतना ही एक संसद का मत मूल्य होगा, उतना ही अंबानी का मत मूल्य होगा। यानी कि इसमें तो समानता है, और इससे यह नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर क्या होता है, नियंत्रण बना। अब देखिएगा, नियमित 5 साल के बाद चुनाव होता, अगर सरकार ठीक नहीं काम किया तो क्या करेंगे, यह जनता फिर उसको नहीं चुनेंगे और उसको सरकार से हटा देंगे। इसका मतलब है कि यह नियमित चुनाव जो होता, यहाँ पर लोगों का सरकार पर नियंत्रण बना रहता। अब देखिएगा, इसी में लोकतंत्र कहता है कि लोकतंत्र उतना ही फलता फूलता जितना लोग सजग रहेंगे। जनता अगर सजग रहेंगे तो यह क्या होगा, लोकतंत्र उतना फलता फूलता। अब मान लेते हैं कि अभी हाल ही में रेलवे का वैकेंसी 5600 समथिंग आया है। जब 5600 वैकेंसी आया है तो क्या क्या लड़का सब ने यह इसका विद्रोह कर रहा है, रोज़ विद्रोह हो रहा है। अब क्या होगा कि रेलवे बोर्ड कुछ कह रहा है कि अब वैकेंसी कंटिन्यू निकाला जाएगा, कैलेंडर जारी किया जाएगा, लेकिन वह अभी कर रहा है, संतावना देने के लिए कर रहा है, विद्रोह को दबाने के लिए कर रहा है, हो सकता है आगे ना करे। तो इस प्रकार से जब यह रोड पर अगर भीड़ लगेंगे, जुलूस निकालेंगे, यह सरकार भी क्या होता है, एक्टिव रहता। नहीं तो फिर सरकार का जो मन होगा वही काम करेगी। इसी में एक लोहिया थे, लोहिया का कथन था कि यदि सड़कें सूनी हो गई तो संसद आवारा हो जाएगा। अगर कहता है कि आंदोलन नहीं करेंगे, हड़ताल नहीं करेंगे, अगर ये सब काम नहीं होगा
यह संसद जो हमारा है वह आवारा हो जाएगा, जो मन करेगा वह खुद अपना निर्णय यह सारे कुछ कर लेने लगेगा। अब यहाँ करें कि भागीदार का कुछ अन्य तरीका भी, पहले तो हम देखें वोट देकर प्रतिनिधि को चुनते हैं और यह कैसे लोगों का सरकार पर नियंत्रण रहता। अब भागीदार के अन्य तरीके की अगर हम बात करेंगे तो लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर उनकी यह आलोचना कर भी उनकी भागीदारी, अब देखिएगा टीवी के माध्यम से आप न्यूज़पेपर में लेख लिख सकते हैं और यानी कि सरकार के कामों को आलोचना कर सकते हैं। कोई खास कानून सरकार को के काम से जो है असंतुष्ट जनता सरकार के खिलाफ भी आंदोलन कर सकता। अभी देखते किसान कानून आया था, तो किसान कानून जब पूरा विद्रोह हुआ तो वह वापस लिया कि नहीं। इसी प्रकार से अन्य, जैसे कि आप धरने दे सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं, हड़ताल कर सकते हैं, हस्ताक्षर अभियान करा सकते हैं। तो ये सब तरीके से सरकार के खिलाफ जाइए और भागीदारी लीजिए और इसके क्या होगा, लोकतंत्र यह अच्छा फलता फूलता है और यह संसद आवारा नहीं होगा। अखबार, पत्रिका, टेलीविज़न भी जनता से जुड़े मुद्दे और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने के लिए क्या होता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब आंदोलन, वही प्रकार से आंदोलन, अगर देश के लोग सजग और इस बारे में रुचि लेते हैं कि देश कैसे चलाया जाता है, तो उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी क्या होता है, मजबूत होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो विरोधी दल होता है, विरोधी दल को भी मजबूत होना चाहिए लोकतंत्र में, तभी लोकतंत्र क्या होगा, अच्छा फलेगा फूलेगा। नहीं तो संसद में कोई भी कानून आया तो समझिए, कोई भी कानून आया तो सब लोग ने विद्रोह कर दिया। अब जो इसका पार्टी यह प्रबल है वह क्या होता है, कानून यह विरोध नहीं कर पाता और वह मजबूरन उसको यह स्वीकार करना पड़ता। इसके बाद जो है विवाद का समाधान। अब देखिए कि विवाद का समाधान की तो हम बात करेंगे, लेकिन विवाद आता कब है, याद रखिएगा। जो हमारा प्यारा भारत है, यह अपना प्यारा भारत है, याद रखिएगा। अपना प्यारा भारत में विविधता, धर्म, क्षेत्र और आर्थिक पृष्ठभूमि के अलग अलग लोग रहते हैं। कुछ लोग गरीब हैं, कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग गोरे हैं, कुछ लोग काले हैं, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है। तो इससे क्या होता है कि यह विविधता तो आया, प्राकृतिक में जो हमारा फैलाव है, देशांतरीय विस्तार जो है, यह अक्षांशीय विस्तार के कारण, चूँकि यह जितना ज़्यादा इसका विस्तार होगा वह उतना, यहाँ पर देखिए दक्षिण में क्या होगा, लोग काले होंगे, उत्तर में लोग यह गोरे होंगे। तो यह प्रकृति के कारण ऐसा संस्कृति हम लोग का है। लेकिन जब यही विविधता को हम लोग किसी के साथ व्यवहार करने लगते हैं उसके साथ उस प्रकार से, तब यहाँ पर क्या होता है, विवाद उत्पन्न होता। और विवाद तब उभरता है जब लोगों को लगता है कि उसके साथ भेदभाव हो रहा है, तब विवाद होगा। और विवाद होगा, अब जानते हैं कोई अगर दो भाई है तो दो भाई में अगर झगड़ा हुआ, याद रखिएगा दोनों भाई क्या करता है कि मैटर को सुलझाने के लिए इसको मार दिया, इसको मार दिया, लगता है कि अब मैटर सुलझ जाएगा। होता ऐसा नहीं है, तो यह मैटर सुलझता नहीं है और धीरे धीरे क्या होता, उलझते चला जाता। तो लोग अपने विवाद को ख़त्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके खुद अपना लेते हैं और जिनसे अन्य लोगों में क्या होता है, भय और असुरक्षा की भावना फैल जाती है। अब बड़ी जनसंख्या होने के कारण ही, मान लेते हैं भारत की बड़ी जनसंख्या है, यहाँ अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग रंग के लोग हैं, गरीबी है, कुछ लोग गरीब है, कुछ अमीर है, भाषा सबका अलग अलग है, रीति रिवाज अलग अलग है, सांस्कृतिक या कल्चर अलग अलग है। इसके कारण यहाँ पर विवाद उत्पन्न होना तय है। और जब विवाद उत्पन्न होगा तो विवाद को सुलझाने के लिए आप खुद निर्णय नहीं ले सकते हैं और किसी से झगड़ा कर विवाद सुलझता नहीं है और उलझ जाता है। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह विवाद को कैसे समाधान करे। अब देखिएगा धार्मिक जुलूस कभी निकलता है तो कोई उस पर पत्थर फेंक देता है, इससे क्या होता है, यह समस्या उत्पन्न हो जाता और यह भयंकर गंभीर यह जो है मार हो जाता उसमें, और बहुत सारे लोग घायल भी होते हैं। अब देखिएगा जैसे कि दो राज्य है, दो राज्य के बीच यह जल, जैसे कि अब कावेरी नदी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु, चूँकि दोनों राज्य से गुजरती है, तो दोनों राज्य से गुजरती है, तो एक ने डैम बना रखा, दूसरे ने भी डैम बना रखा। तो याद रखिएगा कर्नाटक पर एक कृष्ण सागर बांध पर, यह डैम कावेरी नदी पर ही है, कृष्णा सागर, ठीक है। याद रखिएगा कृष्णा यह राजा सागर बांध जो है यह कावेरी नदी पर कर्नाटक में है, और मेटूर बांध
यह भी कावेरी नदी पर है, लेकिन यह तमिलनाडु में है। तो कर्नाटक वाला पानी छोड़ेगा तब तमिलनाडु, इसी के लेकर जो है दोनों राज्य में क्या होता, यह विवाद होता। तो इसको यह निपटाने के लिए सरकार ने तरह तरह का काम किया, और जो है कहीं न्यायालय, कहीं पुलिस स्टेशन, तरह तरह का जो है एक छोटा छोटा इकाई संगठन खोल दिया है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है समानता और न्याय का, करें कि समानता और न्याय लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में ही एक है, उसका न्याय और समानता के प्रति वचनबद्ध होना। न्याय एवं समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा अब कानून रूप से क्या कर दिया, रोक दिया गया। सरकार उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज अब भी बराबर उसको नहीं मानता। तो ये था आपका चैप्टर नंबर आपका कौन सा, यह 4 जो कंप्लीट होता। अगला चैप्टर जो होगा वह पंचायती राज होगा। ठीक है, पंचायती राज। तो याद रखिएगा पंचायती राज के बारे में हम लोग कल अध्ययन करेंगे। और याद रखिएगा जिसको एनसीईआरटी ऑफलाइन क्लास करना है, जो पटना में रह रहे हैं, तो याद रखिएगा वीडियो देखना अलग चीज़ होती, लेकिन अगर आप पटना में हैं तो ज़रूर मेरा क्लास ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसमें आपका एक नोट्स लिखाया जाता, सारे पॉइंट को, टर्म को समझाया जाता। उसके बाद हम इस प्रकार से एनसीईआरटी को कवर करते हैं, और चैप्टर वाइज सारा का टेस्ट भी होता। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 6200598775। इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर 9546185257 इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।